हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी क्विक रिवीजन सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स को ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 में दिए हुए हैं। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स से रिमूव कर दिया गया। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए ट्रिक है। एक मिनिस्टर हैं रामू जी, उनको मान लेते हैं कि मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया है। तो मिनिस्ट्री से जब निकाल दिए जाएंगे तो वो बहुत ही फ्री बैठे हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे, एकदम फ्री हैं एक्स रेल मिनिस्टर रामू जी। तो एकदम फ्री हैं एक्स रेल मिनिस्टर रामू जी। तो एकदम से हमें एक से याद रखना है इक्वालिटी को, तो राइट टू इक्वालिटी। फ्री से याद रखना है राइट टू फ्रीडम। एक्स से याद रखना है एक्सप्लॉयटेशन, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। रेल से याद रखना है रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मिनिस्ट्री से याद रखना है माइनॉरिटीज़ को, तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ है। और फिर रामू जी से हमें याद रखना है रेमेडीज़ को, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो राइट टू इक्वालिटी है अंडर आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम है 19 to 22 में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से 28, राइट टू माइनॉरिटीज़ है 29 to 30, और राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है आर्टिकल 32 में। आगे हम इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ फीचर्स फंडामेंटल राइट्स के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। वो हैं 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। फीचर्स क्या हैं फंडामेंटल राइट्स के, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिसिएबल हैं, मतलब उनको डिफेंड करने के लिए हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं, ताकि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ ना बना सके जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो हमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी मिले हैं। उनको याद कैसे करें, तो उनको याद करने के लिए हम एक सीरीज़ याद कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 15 से, 15 में 2 ऐड करते जाएंगे। तो 15 दो 17, 17 दो 19, 19 दो 21, 21 दो 23 और 24। तो 15, 17, 19, 21, 23, 24। क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड किए जा सकते हैं या रिपील किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। इनको हम अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड या रिपील कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी में हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सस्पेंड नहीं होते, वो हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। और ये हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट से प्रोविज़न डाला गया। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 के पहले आर्टिकल से, जो कि है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में हमें डिफिनीशन ऑफ स्टेट बताई गई है, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं। इसीलिए इस पार्ट के लिए स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी वो हमें पहले ही बता दी गई है आर्टिकल 12 में। तो स्टेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट हो गई, तो स्टेट भी आ जाएंगी कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकल अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज़, और स्टेटूटरी और नॉन स्टेटूटरी अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि LIC, UNGC। ये सभी हमारी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 13 में हम कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया है, लेकिन कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू शब्द नहीं मेंशन है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हमें आर्टिकल 13 में मिलता है। इसमें ये कहा गया है कि जो भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा होगा उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनवैलिड या वॉइड घोषित कर सकती है। आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन भी दे रखी है कि जो भी परमानेंट लॉज हो गए, पार्लियामेंट ने मतलब बनाए हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाए हो, टेम्परेरी लॉज यानी कि ऑर्डिनेंसेज हैं जो प्रेसिडेंट या गवर्नर ने दिए हों, बाई लॉज, नोटिफिकेशंस अगर कोई लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट जारी कर रही है, या फिर कस्टम्स जिनका इम्प्लीमेंटेशन लॉ की तरह होता है, ये सभी लॉ की डेफिनेशन में आते हैं। तो ये कोई भी अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे होंगे तो इनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वॉइड घोषित कर सकती है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स से। तो पहला सेट है इसमें आर्टिकल 14 से 18, जो कि है राइट टू इक्वालिटी। इसको याद करने की ट्रिक है एंड पब इन यूटी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई यूटी है, उसमें हमें पब को एंड करना है, तो एंड पब इन यूटी। एंड के ई से हो जाएगा इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14। एंड के डी से हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन, तो नो डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15। पब इन से हो जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16। यू से हो जाएगा अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। टी से हो जाएगा टाइटल्स आर्टिकल 18। अब इनको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं एक बार। तो आर्टिकल 14 से हम इक्वलिटी याद करेंगे। तो दो प्रकार की इक्वलिटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के अंडर में। इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि USA का कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन याद करेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। इसमें क्या क्या ग्राउंड्स हैं, तो आर्टिकल 15 में हमें याद रखना है 5 ग्राउंड्स हैं। 15 5 क्या हैं वो, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो हमें आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड्स याद रखने हैं, रेस, रिलीजन,
कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन्हीं 5 ग्राउंड्स पे आर्टिकल 15 के अंडर में स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। फिर आता है हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 हम याद रखने हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से याद आना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और इसमें डिस्क्रिमिनेशन 7 ग्राउंड्स पे नहीं हो सकता। तो 16 में 7 ग्राउंड्स हैं, 15 में 5 ग्राउंड्स हैं। 7 ग्राउंड्स इसमें कौन कौन से हैं? पहले तो 5 ग्राउंड्स वही जो आर्टिकल 15 के हैं, प्लस 2 ऐड हो जाएंगे इसमें, एक होगा डिसेंट और एक होगा रेसिडेंस। तो आर्टिकल 16 में 7 ग्राउंड्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में स्टेट। और आर्टिकल 15 में हमारे 5 ग्राउंड्स हैं। आर्टिकल 17 यू से अनटचेबिलिटी, तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 टी से टाइटल्स, तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। वैसे तो आपको अगर ये ट्रिक याद रही और ये वर्ड्स याद रहे तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। अब आते हैं हम अपने अगले सेट पे, जो कि है आर्टिकल 19 से 24। इसको याद करने की ट्रिक है एसपी ऑफिस में लाइव पार्टी एंड फुल चिल। तो अगर पार्टी चल रही है तो लोगों को फुल चिल हो रहा होगा। तो एसपी ऑफिस में लाइव पार्टी एंड फुल चिल, पार्टी होती है तो चिल होता है, तो फुल चिल। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि जो पार्टी की स्पेलिंग है उसमें वाई नहीं ई है, पार्ट ई। तो लाइव पार्टी एंड फुल चिल। तो एसपी से है स्पीच, तो आर्टिकल 19 याद रखेंगे हम। ऑफिस से हमें ऑफेंस याद करना है, ऑफिस से ऑफेंस, तो आर्टिकल 20। लाइव पार्टी से हमें लाइव से याद आना चाहिए लाइफ एंड लिबर्टी, और पार्ट से प्राइवेसी। इसके ई से याद आएगा हमें एजुकेशन, आर्टिकल 21 है। आप कमेंट में बता सकते हैं आर्टिकल 21 है कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। एंड से हमें अरेस्ट एंड डिटेंशन याद करना है। फुल से है फोर्स्ड लेबर, एफ से फोर्स्ड, एल से लेबर, चिल से चिल्ड्रेन याद रखना है। तो फोर्स लेबर हो गया आर्टिकल 23 और चिल हो गया चिल्ड्रेन आर्टिकल 24। तो अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 19 इसको हमने एसपी से याद किया स्पीच, तो आर्टिकल 19 है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल 19 में हमारे टोटल 6 राइट्स हैं, जिसमें से पहला राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 91 ए में। 91 बी में है फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स। 91 सी में है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। 1 डी में है फ्रीडम ऑफ फ्रीली मूवमेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 1 ई में है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। 1 एफ को रिमूव कर दिया गया जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था 44th अमेंडमेंट के थ्रू। फिर 1 जी है राइट टू प्रोफेशन। इसको याद करने की ट्रिक है इन 6 राइट्स को 100 एमआरपी, मतलब एमआरपी दी जाती है तो याद कर सकते हैं किसी चीज़ पे 100 एमआरपी है। तो आर्टिकल 19 में जो भी 6 राइट्स हैं उनको याद करने की ट्रिक है 100 एमआरपी। एस से हो गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1) ए से हो गया असेंबल, राइट टू असेंबल है। यू से हो गया राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन। एम से हो गया राइट टू फ्रीली मूवमेंट। आर से हो गया राइट टू रेसिडेंस और पी से हो गया राइट टू प्रोफेशन। फिर आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में हमने याद किया था एसपी ऑफिस, ऑफिस से याद किया था ऑफेंस। तो हमारा आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसी में हमारा आता है नो डबल जीओ पार्टी और नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। आर्टिकल 21 में लाइफ पार्ट से याद कर रहा था हम लोगों ने लाइफ, लिबर्टी एंड प्राइवेसी। तो लाइफ पार्ट से याद किया था लाइफ, लिबर्टी एंड प्राइवेसी। तो आर्टिकल 21 हमारा कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसमें जो प्राइवेसी वाला एलिमेंट ऐड किया गया था वो पुट्टा स्वामी जजमेंट 2017 उसके थ्रू ऐड किया गया था। ये यूपीएससी में 2 बार पूछ चुका है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है। हमारे मेंस के लिए भी आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको डिटेल में पढ़ना होता है। तो लाइफ पार्ट से याद रख लेंगे लाइफ, लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर आता है पार्ट ई का ई, तो ई से है एजुकेशन जो कि हमारा अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। ये आर्टिकल 86 अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू एजुकेशन 6 से 14 ईयर्स ऑफ एज के चिल्ड्रंस के लिए उनको फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 22 हमने एंड से याद किया था, एंड के ए से हो गया अरेस्ट और डी से हो गया डिटेंशन। तो हमारा आर्टिकल 22 क्या कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 23 हमने फुल से याद किया था, फुल के एफ से हुआ था फोर्स्ड और एल से लेबर। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, तो हमें प्रोहिबिट करना है ह्यूमन बींग्स का ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को। तो आर्टिकल 23 फोर्स्ड लेबर। 24 से चिल्ड्रन याद आएगा, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्रीज। 14 साल से जो कम बच्चे हैं उनको हम फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। अगर कोई एम्प्लॉय कर रहे हैं तो वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। तो अगला सेट है हमारा आर्टिकल 25 से 28 जो कि है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। इसको याद करने के लिए
ट्रिक है हमारी, साइंस प्रोफेसर माता एट स्कूल। मतलब एक साइंस प्रोफेसर हैं जिनका नाम माता है, वो स्कूल आए हुए हैं, तो वहाँ के बच्चे कह रहे हैं साइंस प्रोफेसर माता एट स्कूल। तो साइंस प्रोफेसर से हमें याद रखना है कौन साइंस प्रोफेस, साइंस से याद रखेंगे कौन साइंस और प्रोफेसर से प्रोफेस, ये हमारा आर्टिकल 25 के लिए। माता का माँ से याद रखेंगे मैनेज, ये हमारा आर्टिकल 26 के लिए। और ता से टैक्स, आर्टिकल 27 के लिए। एट स्कूल से याद रखना है अटेंड स्कूल, आर्टिकल 28 के लिए। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो आर्टिकल 25 हमारा साइंस प्रोफेसर से याद रख रहे हैं हम कौन साइंस एंड प्रोफेस। तो हमारा आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कौन साइंस एंड फ्री प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से आज़ादी मिली हुई है अपने रिलीजन को अपने ढंग से प्रैक्टिस करने की, उसको प्रोपेगेट करने की, लेकिन कन्वर्जन की आज़ादी नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 26, जिसको माता के माँ से याद किया, माँ से याद किया हमने मैनेज। तो आर्टिकल 26 है हमारा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, माँ से मैनेज, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। नेक्स्ट है 27, इसको माता के टा से याद किया हमने टैक्स। तो फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। तो अगर कोई टैक्स किसी रिलीजन के प्रमोशन के लिए लगाया जा रहा है तो उसको पे करना नहीं करना, इसकी आज़ादी है हमें। अब हम आते हैं आर्टिकल 28 पे। आर्टिकल 28 को हमने याद किया था एट स्कूल से। एट स्कूल का मतलब अटेंड स्कूल। अब स्कूल हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो उसको अटेंड करने की या ना करने की आज़ादी है। अब आर्टिकल 28 में 4 टाइप्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हुई है। पहले वो जो कि कम्प्लीटली स्टेट रन है, तो वहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। दूसरे वो जो कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं या फिर स्टेट से एड ले रहे हैं, तो वहाँ पे वॉलेंटरी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कि स्टूडेंट को आज़ादी होती है कि वो चाहे तो अटेंड करे या ना करे। और फोर्थ है जो कि फाउंड किए गए हैं किसी ट्रस्ट द्वारा लेकिन स्टेट द्वारा एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने की कंप्लीट आज़ादी होती है। अब आता है हमारा आर्टिकल 29 से 35, ये हमारा लास्ट सेट है। इसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इनको याद करने की ट्रिक है, मेरे स्कूल में रामू जी फॉर्मल लॉ लगाएंगे। अब कह सकते हैं रामू जी मान लीजिए प्रिंसिपल हो गए स्कूल के, तो वहाँ के बच्चे कह रहे हैं मेरे स्कूल में रामू जी फॉर्मल लॉ लगाएंगे। अब मेरे से याद रखना है हमें माइनॉरिटी, आर्टिकल 29 के लिए। स्कूल, स्कूल से हमें याद आना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है स्कूल, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30। रामू जी से हमने पहले भी देखा था रेमेडी मतलब होता है, तो रेमेडी यहाँ पे भी है आर्टिकल 32। फॉर्मल लॉ को हम लोग डिवाइड करेंगे, फॉर को अलग और मल लॉ को अलग। तो फॉर से याद आएगा हमें फोर्सेस, आर्टिकल 33 के लिए फोर्सेस। और मल लॉ से याद आना चाहिए मार्शियल लॉ, आर्टिकल 34। लगाएंगे से हमें याद आना चाहिए लेजिस्लेशन, आर्टिकल 35 से लेजिस्लेशन लगाएंगे। अब हम डिटेल में देख लेते हैं एक एक आर्टिकल को। तो आर्टिकल 29 को हम याद करेंगे मेरे से याद आ रहेगा हमको माइनॉरिटी, तो आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 को याद करेंगे स्कूल से, स्कूल क्या है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो आर्टिकल 30 है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो माइनॉरिटीज़ को राइट्स है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना इस्टेब्लिश करने का और एडमिनिस्टर करने का। आर्टिकल 31 रिपील कर दिया गया 44th अमेंडमेंट के थ्रू, और इसको हम लोगों ने 300A पार्ट 12 में डाल दिया है। राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31। आर्टिकल 32 को हम लोग रामू जी से याद करेंगे, रामू जी से रेमेडी यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के अगेंस्ट। नेक्स्ट है आर्टिकल 33, जिसको हम लोग फॉर्मल के फॉर से याद करेंगे, फॉर से फोर्सेस। आर्टिकल 33 है पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई द राइट्स इन एप्लीकेशन टू आर्म्ड फोर्सेस, मतलब कि आर्म फोर्सेस के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकता है। आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 हम लोग फॉर्मल लॉ के मल लॉ से याद करेंगे, मल लॉ से मार्शियल लॉ याद किया हम लोगों ने। आर्टिकल 34 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स इन द एरियाज वेयर मार्शियल लॉ इज इन फोर्स। तो वहाँ पे जहाँ पे मार्शियल लॉ लगा होगा वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ये आर्टिकल 34 कहता है। तो आर्टिकल 34 हम याद करेंगे मार्शियल लॉ से डील करता है। फिर है आर्टिकल 35, जिसको हम लोगों ने लगाएंगे से याद किया था लेजिस्लेशन, लगाएंगे से हमें याद आना चाहिए लेजिस्लेशन। अब आर्टिकल 35 क्या कहता है, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3, मतलब पार्ट 3 के प्रोविजंस को इफेक्ट में लाने के लिए जो भी लेजिस्लेशंस हैं वो दिए गए हैं आर्टिकल 35 में। तो अब हमारे फंडामेंटल राइट्स भी खत्म होते हैं, इनको भी हमने ट्रिक्स के थ्रू पूरा याद कर लिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इसमें ये जो ट्रिक्स वाला ये पेज है इसको आप अलग से नोट कर लीजिए और इन वर्ड्स को अच्छे से याद करिए, इससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और पेपर में भी आंसर लगाने में आसानी होगी। तो ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। अब लगभग 10-12 दिन ही रह गए हैं इफ़ेक्टिवली अगर माने तो अच्छे से तैयारी करिए।
ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।